हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी ट्यूटर कविता आज आपको कराने जा रही हूँ द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले जो हमारा प्लासी वॉर था वो हुआ था हमारा 1757 में, यानी तो इसके 100 वर्षों के बाद, ठीक 100 सालों की गुलामी सहने के बाद 1857 में देश की क्रांतिकारी सैनिकों ने एक बार फिर से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। और ये विद्रोह कैसे कैसे हुआ, इसका क्या क्या कारण था और किस वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, किस किस क्रांतिकारी ने इस विद्रोह के विषय में क्या क्या कहा और कहाँ से किस विद्रोह का जो परगना थे, नेतृत्व करने वाले थे, वो कौन थे, ये सब कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। और साथ साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम अड्डा। और मेरे लाइव क्लासेस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8923418188। साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, बताऊंगी मैं आपको कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है, ये क्रांति है, इस पार्ट के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मेरी तैयार है, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट पॉलिटिकल, इसके अलग अलग कॉजेज हम मानते हैं। सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल यानी हमारे राजनीतिक कारणों पे हम अगर ध्यान दें तो ये रिवोल्ट क्यों हुआ, ये क्रांति क्यों हुई, इसका रीजन ये था, जो नाना साहेब थे, उनकी पेंशन को अंग्रेजों ने रिफ्यूज कर दिया था। जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, नाना साहेब जो थे, जो नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, इनकी पेंशन को अंग्रेजों ने रिफ्यूज कर दिया था। और लखनऊ पर जो है, इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही न चलाने के लिए, यानी कुशासन का आरोप लगा के लखनऊ अवध के नवाब पर इन्होंने जो है कुशासन का आरोप लगाया और लखनऊ अपने उसमें ले लिया। साथ ही साथ झांसी को जो है इन्होंने डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत, जिसे डेक्ट्रॉइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, यानी राज्य हड़प नीति, ठीक है, इसको इसे डेक्ट्रॉइन लैप्स ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आता है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने इन राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। इंडियन जो सोल्जर्स थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि इसलिए परेशान थे कि उनकी सैलरी बहुत ही लो थी, उनको बहुत ही कम वेतन मिलता था। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा कोई काम होता था जहाँ पदोन्नति मिलनी हो, जहाँ पे उन्हें जो है उनको इंक्रीमेंट मिलना हो, तो वो सब नहीं होता था। अगर उनकी रैंक सूबेदार है तो वो वहीं पर ही रहते थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। द सोल्जर्स वर आल्सो डिस्ट्रेस्ड बाय द फैक्ट एंड देयर स्टेट हैड बीन एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उनको जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो ही आगे बढ़ पाते थे और उनको हर जगह दबाया जाता था। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारे जो 1857 की क्रांति हुई। अगर मैं राजनीतिक कारणों में ही अगर जाती हूँ, अगर मैं इसके आपको राजनीतिक कारण ही बताती हूँ, तो पॉलिटिकल रिवोल्ट में एक और कारण ये था दोस्तों कि जो हमारे सम्राट थे बहादुर शाह, उनके मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे, उनके बच्चे थे, उनको ये कहा, लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा कर दी 1857 में कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो सन हैं, उन वो सब शहजादे कहलाएंगे, अब उनको सम्राट नहीं बनने दिया जाएगा। साथ ही साथ अब बहादुर शाह के जितने भी उत्तराधिकारी हैं, उन सबको लाल किले को छोड़ना होगा और कुतुब मीनार में जाकर के उनको रहना होगा, जो हमारे भारतीयों के लिए एक अपमानजनक था, क्योंकि भारतीय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सभी जो है अपने सम्राट की इज्जत करते थे और उनके लिए अपमानजनक कारण था। ठीक है, एक कारण आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो सम्राट था उसको इन्होंने हटा दिया और उनके उत्तराधिकारी को सम्राट का पद नहीं दिया और उनको कह दिया कि वो लाल किले के पास जाकर कुतुब मीनार में रहेंगे। साथ साथ एक कारण और हुआ जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी। वो कारण ये था कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा असंतोष में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिक हमारे बहुत ज्यादा परेशान थे। सैनिकों को जो है सैलरी लो मिलती थी, उनकी रैंक नहीं बढ़ती थी। छोटी सी बात आपको बताती हूँ, जैसे कि बर्मा जाने के विरुद्ध सैनिकों ने विद्रोह किया। समुद्र के लिए पार करके कहीं जाते थे तो इन्हें इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, इनके भत्ते नहीं मिलते थे, इनको सैलरीज पूरी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये। और अच्छा, कहीं पे भी अगर कोई रिस्की काम होता था वो अंग्रेजों को ही दिया जाता है। जैसे पैदल टुकड़ी है तो वो भारतीयों की होगी
और घुड़सवार टुकड़ी है तो वो अंग्रेजों की होगी, इस तरीके की दो हाथ इनके बीच में इस तरीका का ये लोग करते थे। तो इसके अलावा अब क्या हुआ, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी इसमें आने लगे कि जो ब्रिटिश हैं दे टुक द सोशल रिफॉर्म्स लाइक द विडो रिमैरिजिंग, ऑब्लिएशन ऑफ द सती प्रथा एंड द स्कूल फॉर गर्ल्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। इस तरीके की बहुत रूमर्स टू एनफील्ड राइफल यूजेस ग्रीस बाय द पोक इन द बीफ कार्टेज। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो रिलीजियस रीजन ये रहे कि ब्रिटिशर्स जो थे अब वो अपने व्यापार को छोड़ के, अपने धंधे को छोड़ करके उन लोगों ने हमारे जो धर्म है उसमें घुसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चाहे बात सही हो लेकिन एक भारतीयों के लिए तो वो आक्षेप ही था ना। जैसे उन्होंने ये कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोक दीजिए, बाल विवाह को रोक दीजिए, सती प्रथा का अंत कर दीजिए और विधवा पुनर्विवाह करवा दीजिए। इस तरीके की चीजें आनी शुरू हो गई और अब तो तब हुई जब ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिल गई और उन्होंने जो है एक धर्म निरयोगिता अधिनियम बना दिया और ये कहा गया कि जो भी बंदा ईसाई धर्म को अपनाएगा, ईसाई धर्म को अपनाएगा, उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन, पदोन्नति और इस तरीके की चीजें दी जाएंगी। तो लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या करते गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं था, उन्होंने कहा हिंदू बने, मुसलमान बने या ईसाई बने, क्या फर्क पड़ता है, बेसिकली फर्स्ट थिंग कि हम जीवित रहें और सही से जिए। ठीक है, तो वो हमारे धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है आघात था। इसके अलावा जब ये रूमर अफवाह फैल गई कि चारों तरफ जो एनफील्ड राइफल जो है जो नई यूज की जा रही है, पुरानी राइफल को हटा दिया गया है, इसका जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो देखिए देखिए जो हमारा हिंदू धर्म है वहाँ गाय हमारी माता है, इसी तरह मुस्लिम धर्म के लोग भी सुअर को वर्जित मानते हैं। ठीक है, तो दोनों धर्मों के लोगों के लिए ये बहुत ही आघात हुआ कि हम ऐसे जो गाय और सुअर की चर्बी से लगे हुए कारतूस है उन्हें मुंह से काटकर राइफल में डालना होता था, जिसके लिए उन लोगों ने मना कर दिया और विद्रोह का प्रसार हुआ। ये है बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो कारण थे इसमें, ग्रेवेंसेस थे, जो हमारे आर्थिक कारण थे, वो था हैवी टैक्सेशन। मैं आपको बताती हूँ जो हमारा सूती कपड़ा वहां जाता था यूरोप, उन पर जो है टैक्सेशन क्या पे करते थे हम लोग, 2% सूती कपड़े पर और रेशमी कपड़े पर 3.5। इस तरह का टैक्सेशन इंडियन पे करते थे इंग्लैंड वालों को। लेकिन जब अमेरिका का कपड़ा भारत आता था तो उनको जो है हम 29% और 71% यानी सूती और रेशमी कपड़े पर इतना पे करते थे। तो पता चलता था कि हम लोग जो है अपने ही देश की, इससे क्या हुआ हमारे देश का जो कपड़ा उद्योग है पूरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा होता था भारत का, जिसे देखकर अंग्रेज भी जो है मानते थे कि बहुत अच्छा काम भारत में होता है। लेकिन यहाँ का कपड़ा, सस्ता कपड़ा वहां जाके महंगा बिक जाता था और वो दोनों तरफ से मुनाफा कमाते थे, साथ ही हमसे जो है वो बहुत भारी टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो है असंतोष चारों तरफ फैलने लगा। इससे पहले की भी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे असम के तोपखाने में हुई घटना। तोपचियों को जो गोले दागते हैं वो बड़ा रिस्की काम होता है, वो हमेशा भारतीयों को दिया जाता था। वर्मा के युद्ध जाने के ऊपर पैदल चलने वाली सेना के ऊपर के लेकर के वेतन और भत्तों को लेकर के, इसके अलावा समुद्र पार करने पर भत्ता न देने पर बहुत सारे असंतोष चारों तरफ फैले हुए थे। सबसे पहले शुरू हुआ हमारा सन्यासियों का विद्रोह, जो वल्लोर के सन्यासियों से शुरू हुआ था, जिसमें कुछ सन्यासियों की हत्या कर दी गई थी। और ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने के कारण हुआ था सन्यासियों का विद्रोह। इसके अलावा किसानों में व्याप्त विद्रोह, जिसे लगान में वृद्धि हो गई तो सारे किसान बहुत ज्यादा परेशान थे और किसानों की स्थिति ऐसी हो गई थी वो अपनी जमीन पर ही क्या थे, मजदूर थे। साथ साथ किसान किसी तरह से प्रगति नहीं कर पाए थे, भूखों मर रहे थे। सैनिकों का विद्रोह मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सैनिकों की उन्नति ना होना और दुर्व्यवहार होना। आम जनता का विद्रोह ऐसा था कि जनता के साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा था कि उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी, तो उनको आक्रोश था। फिर डलहौजी की राज्य हड़पनी थी, यानी डेस्परेट प्लान्स ऑफ डलहौजी 1856, जिसको लेकर के उन्होंने अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाया। हैदराबाद बेंगलोर मैसूर राज्यों को हड़प लिया। झांसी की रानी बहादुर शाह, नाना साहब, पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र, सभी अंग्रेजों से जो है बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय एकदम रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि 1857 का रिवॉल्ट जाग उठा और ये क्रांति भड़क गई। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।
तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 29 मार्च की ये घटना है जब बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट में, बैरकपुर यानी बंगाल, इस बंगाल में छावनी की 34वीं रेजिमेंट में यहाँ के एक सैनिक मंगल पांडे जो बैरकपुर में रहता था, उसने गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का मुंह से काट कर प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, सार्जेंट ह्यूसन और जो है लेफ्टिनेंट बाग की, इसमें लेफ्टिनेंट बाग ने लिखा है, लेफ्टिनेंट बाग की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए 29 मार्च की ये घटना हुई और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके अलावा और घटनाएं भी हमारे देश में होने लगी। इसके बाद मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ मेरठ में विद्रोह? 10 मई से। 10 मई से जब इन विद्रोहियों को, विद्रोही जो है पुलिस से छोड़ करके भागे और वहां ये दिल्ली जाकर के पहुंच गए ये विद्रोही, और वहां जाकर इन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता जो है घोषित कर दिया। बहादुर शाह को नेता घोषित करा, साथ साथ दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। जब ऐसा पता चला तो 11 मई को ये विद्रोह दिल्ली में हुआ। बहादुर शाह अब विद्रोहियों के नेता बन गए। ठीक है, अब ये सब लोग वहां से भागे और उसके बाद बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे के पास जो है सितंबर में इनको हुमायूं के मकबरे के पास इन्होंने समर्पण कर दिया था। और समर्पण किसके समक्ष किया था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। बहादुर शाह ने ये जो समर्पण किया था, ये किया था इन्होंने हडसन के समक्ष, जनरल डब्ल्यू आर हडसन के समक्ष जो है बहादुर शाह ने समर्पण किया हुमायूं के मकबरे के पास। और वहां से इन्हें रंगून भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया, जहां इन्होंने अंतिम सांस ली। और जो विद्रोही थे वो सब वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 5 जून को कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोह शुरू करा। नाना साहेब जो है, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, ये वहां से चले गए। नाना साहेब व तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से तात्या टोपे जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए, रामचंद्र, तात्या टोपे को कहते हैं हम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और जो नाना साहेब हैं, इनका नाम इतिहास में जो है ये कहा जाता है धोलू पंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों ये, जो पूछ लिए जाते हैं। धोलू पंथ के नाम से आपके नाना साहेब जाने जाते हैं और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। ये दोनों वहां से इन्होंने, कानपुर से इन्होंने विद्रोह शुरू करा, लेकिन क्या हुआ, इनका विद्रोह असफल रहा। ये दोनों वहां से भाग गए नेपाल, और नेपाल में ही इनकी अंतिम सांस ली। तात्या टोपे जो है जब नेपाल गए थे, वहां पर इनके जमींदार मित्र थे एक, उनके जमींदार मित्र जो थे उनके विश्वासघात के कारण जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा फिर 20 सितंबर जो है बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे पर इनको और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, मैंने जैसे आपको बताया। 4 जून बेगम हजरत महल ने जो है अपने जो अल्पायु पुत्र बिजरिस था उसको वहां पर जो है उन्होंने नवाब घोषित कर दिया। और जब पता चला तो इनको वहां से, लखनऊ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने, ये भी भाग गई और निर्वासित जीवन इन्होंने जिया। उसके बाद 4 जून को बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह किया और नेपाल भाग गई। 5 जून रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और ग्वालियर को जीता। जनरल ह्यूरोज इनके बारे में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इनके बारे में ये कहा था? जनरल ह्यूरोज कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्द औरत ये थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसने इनके बारे में कहा ऐसा, और क्या कहा? जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली सोई मर्द औरत यही थी। इसके अलावा ग्वालियर विद्रोह के उपरांत तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग नेपाल चले गए, जहां जमींदार मान सिंह, इनका दोस्त मान सिंह जो था, इसने विश्वासघात किया और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, जिनके कारण ये पकड़े गए। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। बिहार से जो विद्रोह था वो कुंवर सिंह ने विद्रोह की डोर बिहार से संभाली थी। जगदीशपुर बिहार आरा में कहा जाता है। जो कुंवर सिंह थे, विद्रोह के समय इन्होंने झंडा फहराया। युद्ध में जख्मी होने के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। फैजाबाद से आप देखिए, मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने नेतृत्व किया था, और ये अकेले वैसे ऐसे व्यक्ति थे जिससे अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए और 50,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर रख दिया। असम से मनीराम दत्त जो थे, इन्होंने वहां के जो कंदपेश्वर थे उनके पोते को वहां पर सम्राट घोषित कर दिया और बाद में मनीराम को फांसी दे दी गई। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है।
उड़ीसा से सुरेंद्र शाही ने इस विद्रोह का सामना किया। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही द्वारा विद्रोह किया गया और 1862 सुरेंद्र शाही ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें देश से निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माफी चाहूंगी आपसे। आगे 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पूरी ये लिस्ट बताई है, एक लिस्ट में मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि कौन से क्षेत्र से किसने विद्रोह किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कहाँ से किसने विद्रोह किया। जिसमें देखिए दिल्ली में आप देखिए बहादुर शाह ने जो है बख्त खां के सहयोग से विद्रोह किया था। कब किया था? 11 मई 1857 को। और इस विद्रोह को कुचला किसने किया? निकलसन और हडसन ने। ठीक है। और 20 सितंबर के दिन इन्होंने समर्पण कर दिया था हुमायूं के मकबरे पर। कहाँ किया था? हुमायूं मकबरा। और उसके बाद ये कहाँ चले गए? रंगून, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से बहुत शॉर्टकट में याद करने के लिए टेबल मैंने आपको दी है। कानपुर से जो ये नेतृत्व था, ये तात्या टोपे और नाना साहिब और तात्या टोपे ने किया था 5 जून को। काउंट कॉम्बेल ने जो है इसको रोका था और दिसंबर में जो है इनको फांसी दे दी गई थी 1857। लखनऊ लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिजरिस कादिर और कॉम्बेल ने इसको रोका था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जनरल यूरोज ने इसको रोका। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर ने इसको रोका। फैजाबाद से अगर आप देखें, फैजाबाद से ये विद्रोह जो है मौलवी अहमद अब्दुल्ला, जिसमें 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था, इन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। जनरल रेनॉल्ड ने इसे रोका। इलाहाबाद से लियाकत अली, जिसे कर्नल नील ने रोका। और बरेली से खान बहादुर खान, जिन्हें बेसेंट आयर ने रोका था। इस तरीके से ये बहादुर शाह जफर जी हैं। और बहादुर शाह जफर नहीं, सॉरी, बहादुर शाह हैं ये, हमारे सम्राट बहादुर शाह अंतिम सम्राट थे ये। और अगर हम इसको देखें तो ये पूरा आपको इस मेरी पीडीएफ में आपको इंग्लिश में एंड हिंदी में दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हम एक चर्चा करते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसमें इतिहासकारों के क्या क्या अपने अपने ओपिनियंस थे। तो देखिए, किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस ने और सीले ने कहा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यानी ये कुछ नहीं था, एक सिपाहियों का विद्रोह था, छिटपुट था, जैसे आंदोलनकारी एक जगह चले जाते हैं, कुछ गाड़ियां फूंक देते हैं, या कुछ इस तरीके का विद्रोह था। और इसके अलावा मिस्टर के ने कहा एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। और ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद प्रसादी ने। ठीक है। इससे पूछे जाना वाला जन क्रांति थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। और एक इंपॉर्टेंट इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा था बेंजामिन डिज़राइली ने। ठीक है। ये ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यानी ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था ए एल रीज ने। ये किसने कहा था? ए एल रीज ने ऐसा कहा था। और एक इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, टी आर होम्स ने कहा था। ये विद्रोह राष्ट्र स्वतंत्रता का एक सुनियोजित युद्ध था। ऐसा तो मतलब किसी ने कहा ही नहीं, एक इन्होंने ही कहा, बीडी सावरकर ने और अशोक मेहता ने, कि एक सुनियोजित युद्ध था स्वतंत्रता संग्राम का। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसा किसने कहा। एक बार फिर से मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट थोड़े से बताना चाहूंगी, इससे जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं इस पर स्टार लगा दे रही हूँ, जो आपको जरूर करने हैं। ठीक है। ये एक स्वतंत्रता संग्राम था और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म का विद्रोह था, सभ्यता और बर्बरता का विरोध था, एक सुनियोजित युद्ध था। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिन पे मैंने स्टार लगाया है, और ये आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। चलिए आगे मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये किसने इस युद्ध को दबाया, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और इसको किस किसने क्या क्या कहा, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब एक बात है कि इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट क्या रहा, क्या चीज इससे आई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, द रिवोल्ट वाज मेनली फिडल इन द कैरेक्टर कैरिंग विद द सम नेशनलिस्ट एलिमेंट। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये हुई, रिवोल्ट का इम्पैक्ट इसका सबसे बड़ा ये है। ये क्यों नहीं सफल हुआ, उसका रीजन ये था कि अगर आप ध्यान से देखें कि भारत के कितने राज्यों ने इस पे करा, जो हमारे मध्य भारत वाला हिस्सा है, अधिकतर उन्हीं राज्यों ने इस विद्रोह में अपना पार्टिसिपेशन किया था। आप देखिए, ऊपर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब राजा रणजीत सिंह थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाते थे।
है ना, हरियाणा, गुजरात, ये वाला हिस्सा जो था ये तो रिवोल्ट में शामिल ही नहीं हुआ था, उन्होंने तो रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। इसी के साथ अगर आप यहाँ देखें, महाराष्ट्र और सतारा के कुछ पार्ट यहाँ पर थे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में थोड़ा बहुत हुआ, आसाम में थोड़ा बहुत हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र थे, या आप ये पूरा भारत का ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये रिवोल्ट में शामिल ही नहीं था। तो भारत के सब जगह रिवोल्ट नहीं था। और एक चीज और देखिए, इसको ध्यान से मैं आपको बताऊंगी कि बंगाल के जो हमारे जितने भी जमींदार हैं, उन्होंने रिवोल्ट को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा जल्दी दब पाया था। एक चीज और आप इसमें देखिए, अगर आप टाइम का सीक्वेंस देखें तो रिवोल्ट की शुरुआत जो है दोस्तों, मैंने कहा 29 मार्च से हुई 1857 से। उसके बाद 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है और अगली कहानी शुरू होती है 11 मई को। तो दोस्तों मार्च, अप्रैल और मई, पूरा महीना निकलने के बाद 11 मई को अगला कार्य होता है, और मई के बाद जून पहुंचता है। जून में छिटपुट घटनाएं अलग अलग, कोई 5 जून को, कोई 4 जून को, कोई 12 जून को, कोई अलग जून में। तो एक सीक्वेंस ना होने की वजह से, जैसे अगर विद्रोह पूरे देश में एक साथ होता तो शायद ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन इतने अच्छे नहीं थे, आने जाने फोन की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, आने जाने की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता था, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, कौन कहाँ से क्या कर रहा है पता नहीं चल पाता था, जिसकी वजह से एक वो नहीं बैठ पाया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और एक बहुत बड़ा कारण रिवोल्ट के दबने का ये भी था कि हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जो अच्छे से ये रिवोल्ट चल पाता। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई एक सिपाही ने विद्रोह किया है और उस विद्रोह की वजह से कुछ नेता लोग भड़क रहे हैं, तो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, उसके कारण यही थे कि हमारे जमींदारों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे देश के सभी राज्यों ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से रिवोल्ट नहीं रहा, और साथ साथ उसका बहुत अच्छे से प्लान ना हो पाना। फिर भी इस रिवोल्ट के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही, जो मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर चुकी हूँ। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पीडीएफ में लाने वाली हूँ दोस्तों 87 रिवोल्ट से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर होने वाला है, जिसमें 57 के रिवोल्ट के मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते रहिए और आते रहिए एग्जाम अड्डा। धन्यवाद।